मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक। कल हमने अकाउंट्स में कल स्टार्ट ही किया था और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निबेड़ दिया था और वो आपने निबेड़ना था और आपकी डाउट्स आनी चाहिए थी। कोई डाउट आ नहीं रही तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर कोई है डाउट तो पूछो फिर पूछो, जल्दी पूछो। हाँ जी इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या इंप्रूवमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट आ गया ना। इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट, इंक्रीज, एक्सटेंड, कैपिटल। इंश्योरेंस क्लेम फॉर स्टॉक, बोलो क्लेम मिला है स्टॉक जलने का, रेवेन्यू रिसीट। स्टॉक यार ये तो कल बताया मैंने, स्टॉक जलेगा उसका क्लेम मिलेगा तो रेवेन्यू रिसीट, और अगर मशीन जल के राख होगी उसका क्लेम मिलेगा तो कैपिटल रिसीट। सीधा है तो। हाँ जी सर आप सोए रहते हो क्या? कल वॉलंटरी कंपनसेशन वाले में तो मैंने बताया कि डेफर वाला आंसर लिखा हुआ है आईसीआई ने 2.5 करोड़ वाला पॉइंट। अब फास्ट ट्रैक में भी आके अगर आप सोओगे तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट पूछो, 7 साल में खड़काता रहूंगा। डिपॉजिट, पैसा जमा कराना, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर आइटम। कहीं भी डिपॉजिट करो मैडम, चाहे एमटीएनएल के पास डिपॉजिट करो, चाहे रिलायंस के पास डिपॉजिट करो, चाहे किसी सप्लायर के पास डिपॉजिट करो, जो पैसा डिपॉजिट है दैट इज एन एसेट, वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर आइटम। बताया था फेस्टिवल एडवांस, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर आइटम। नेक्स्ट। हाँ बोलो, ये कोई डाउट थोड़ी हुई, एसी बंद कर दो, ये लो, पर ये भी क्लियर कर देता हूं मैं जब आया ही हूं आज। और बोलो। हाँ जी इंपोर्टेड गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिए, जब्त कर लिए कस्टम वालों ने, लॉस है ये आपका, रेवेन्यू लॉस, पीएनएल में जाएगा। गुड्स आपके कॉन्फिस्केट हो गए, गैर कानूनी तरीके से मंगवा रहे होगे, उन्होंने धर लिया, शुक्र करो आपको नहीं धरा, साथ में गुड्स ही धरे, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बोलो बस। अब सुनो, साइड बाय साइड ना हमने प्रिंसिपल्स वाला भी यूनिट स्टार्ट कर लिया था, तो जल्दी इसको भी करते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्विकली एक बार रिव्यू करते हैं। 3 असम्पशंस की थी, जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, और साइड बाय साइड हमने स्टार्ट कर दिए थे अदर प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला एंटिटी हमने पढ़ लिया था, मनी मेजरमेंट पढ़ लिया था, तीसरा तो बहुत सिंपल है पीरियोडिसिटी। भाई जो हमारी लाइफ होती है ना बिजनेस की, इनडेफिनेट, इसको हम बांट के चलते हैं पीरियड्स के अंदर। ये थोड़ी ना बिजनेस चलता रहेगा तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बाद में जाके बनाएंगे जब बिजनेस बंद होएगा, ये थोड़ी होता है। एफएस बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो साथ साथ बनाते रहेंगे हर ईयर के एंड में। और यही जो प्रिंसिपल है ये एक्रूवल को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। कैसे? देखो एक्रूवल में आप बोलते हो ना कि इस महीने, इस साल का इनकम एक्रू कर गया, ये साल कैसे डिफाइन करते हो? पीरियोडिसिटी। अगर पीरियोडिसिटी नहीं होगा तो आप एक्रू कैसे करोगे किसी चीज को कि ये इस साल का एक्रू हो गया, या अगले साल का प्रीपेड है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूवल, ये सब पीरियोडिसिटी के बदौलत आता है। आप बोलते हो ना प्रीपेड, ये तो अगले साल का है, साल किसने डिफाइन करा? पीरियोडिसिटी। तो एक बार आप पढ़ना चाहें इसको अपने आप पढ़ लेना, और कुछ खास नहीं है। और पीरियोडिसिटी में मैचिंग को भी ये और ज्यादा वो करता है, पुश करता है, क्योंकि मैचिंग भी पीरियड वाइज होती है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता था भाई? जिस पीरियड का आप P&L बना रहे हो, अगर इस पीरियड का रेवेन्यू है, खर्चे भी इसी पीरियड के हों, यही बोलता था मैचिंग। ये सब चीजें बोलो किस पे टिकी हैं? पीरियोडिसिटी। सिंपल है, एक बार पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं। और इसमें मैचिंग मैंने बता ही दिया साथ में। इसके 2 एप्लीकेशन बड़े अच्छे लिखे, बता देता हूं। डेप्रिसिएशन याद करो, आज आपने 1 लाख स्पेंड करा एसेट पे, फिक्स्ड एसेट पे, जिससे 5 साल आपको बेनिफिट मिलने हैं, तो बताओ 1 लाख एक बार में पीएनएल में जाएगा या तड़प तड़प के पीएनएल में जाएगा? कितने सालों में? 5 साल। पीरियोडिसिटी। तो डेप्रिसिएशन तो बोलते थे, इस तड़पन का क्या नाम था? डेप्रिसिएशन। इसी को तो आप बोलते थे तड़प तड़प के पीएनएल में जा रहा है। मशीन एक बार में नहीं गई पीएनएल में, डेप्रिसिएशन के रूप में गई। क्यों? क्योंकि मशीन से कितने साल बेनिफिट मिलेगा? 5। तो खर्चा भी कितने साल में डालेंगे? 5। डेप। क्लोजिंग स्टॉक याद करो, जो सामान अभी बिका नहीं, इसे कैसे खर्चे में दिखा दूं? तो ट्रेडिंग में ना बाय साइड पे दिखाते थे, याद करो, और बैलेंस शीट में लेके जाते थे एसेट साइड कि ये अभी खर्चा नहीं है, ये तो जीवित है, ये तो, और जो जीवित है वो खर्चे में कैसे चला जाएगा? इसे बताओ कब जाके खर्चे में दिखाएंगे? जब बिकेगा, तब बताऊंगी किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब तक पड़ा है तब तक एसेट में है, जब बिकेगा तब कॉग्स में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक भी किसकी बदौलत आता है? मैचिंग।
ये मैचिंग की 2 एप्लीकेशंस आ गई, मैचिंग की 2 एप्लीकेशंस। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने भी फिक्स एसेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज की वैल्यू कितनी ये इंपॉर्टेंट नहीं, मार्केट वैल्यू कितनी ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमें कितने का पड़ा उतने पे रिकॉर्ड होगा। और इसको क्यों इतना हम कहते हैं अच्छा है ये, बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कौन सा? ऑब्जेक्टिव, जिसमें ज्यादा तू मैं नहीं हो सकती। मैंने एक चीज खरीदी, जितने में खरीदी मुझे पता कितने में खरीदी, बिल है उसका मेरे पास, बात खत्म। जितने का बिल है उस पे कैसे तू मैं हो जाएगी, चाहे बिल जाली हो, चाहे बिल, पर अगर वो जाली भी ऐसे बनाया है कि बिल्कुल ओरिजिनल है, हाउ कैन एनीबडी चैलेंज इट? ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये इसकी अच्छी चीज है, जाली बिल वाली चीज अच्छी नहीं है, वो तो मैंने वैसे लूप होल बताया। ठीक। रियलाइजेशन सिंपल, जब तक एसेट आप बेच नहीं रहे तब तक उसकी वैल्यू में जो भी चेंजेस हो रही हैं उसे आप रियलाइज मत करिए। डुअल एस्पेक्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है, कोर ऑफ डबल एंट्री, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, वही सब है। ठीक है, और ये इक्वल होता है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? फ्यूचर में अगर आपको लगता है कोई लॉस होने की संभावना है उसे तो आज ही रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दीजिए, वो तब रिकॉर्ड करेंगे जब होएगा। इसको लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट और है बीच में, प्रूडेंस। क्या? तो ये साथ में लिख दिया मैंने। एक प्रूडेंट आदमी वही है जो कंजर्वेटिज्म फॉलो करता है। इसकी क्या एप्लीकेशन है सुनना, बचपन से लेके अब तक आप क्या बनाते आए हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या मतलब होता है इसका? फ्यूचर में जब हम डेटर्स को पैसे हमें उनसे मिलेंगे, हो सकता है हमारे कुछ पैसा मारा जाए, तो फ्यूचर में होने वाला लॉस आज ही प्रोवाइड फॉर कर लो। लेकिन आपने कभी वो प्रोविजन नहीं बनाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर्स, कि बाद में जब पैसे देने की बारी आएगी चरणों में लेट जाऊंगा उसके और पैसे नहीं दूंगा और बचा लूंगा पैसे, इसकी प्रोविजन कभी नहीं बनाई, बिकॉज वो कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट हो जाती। फिर दूसरी जबरदस्त एप्लीकेशन इसकी कंजर्वेटिज्म की, स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसे कैसे सिखाया था, याद करिए। अगर ये ट्रेडिंग काउंट है 10,000 का माल है, ये परचेज आ रही है 10,000 की, जब तक ये स्टॉक में पड़ा है, सोचो अगर मैं इसको 10,000 पे शो कर दूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो बताओ, लेफ्ट साइड पे जो 10,000 आ रहा है परचेज, वो कॉस्ट प्राइस है। राइट साइड पे भी अगर मैं इसको कॉस्ट पे रखूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मान लो मुझे लगता है अब ये सामान सस्ता बिकेगा मार्केट में, जिसे आप बोलते हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी, भाई इसकी एनआरवी सिर्फ 9,000 रहेगी। अगर बताओ 10,000 कॉस्ट, 9,000 एनआरवी, विच एवरेज लोअर, लोअर क्या बोलो 9,000, 1,000 का लॉस आज ही रिकॉर्ड हो गया जो फ्यूचर में होने की संभावना है। सर अगर मेरे को लगता हो ये सामान 12,000 का बिक जाएगा, तो सोचो अगर मैं इसे 12,000 लिखता हूं, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा जो अभी तक आपने अकाउंट, जो अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ। इसीलिए पता है हमारा कंजर्वेटिज्म भाई क्या बोलता है, स्टॉक को वैल्यू करना कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज, सिंपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहली बात तो मटेरियल आइटम कौन सी होती है जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसीलिए जितनी भी इनसिग्निफिकेंट या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर उन आइटम्स को जरूर अलग से बताना जो लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सुनना, कई बार ना बच्चे इंग्लिश में ये लिखाते हैं मटेरियलिटी आइटम, ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है सिर्फ मटेरियल आइटम्स दिखाओ, सब कुछ करना है, रिकॉर्ड सब कुछ करना है, पर अलग से मटेरियल आइटम्स को जरूर दिखाना है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल कैलकुलेटर, इममटेरियल अमाउंट, क्या अलग अकाउंट हेड बनाते हो या उसे प्रिंटिंग स्टेशनरी में मिक्स करके डाल देते हो? रिकॉर्ड तो करा, अलग से नहीं दिखाना, अलग से। अच्छा बताओ, मटेरियलिटी जो होती है क्या वो अमाउंट पे डिपेंडेंट है आइटम की या नेचर पे भी डिपेंडेंट हो सकती है? तो आंसर है नेचर पे भी डिपेंडेंट हो सकती है। सर वो कैसे? सोचो पेनल्टी लगा दी बैंक ने कोई, भले ही उसकी अमाउंट मटेरियल ना हो, 1,000 करोड़ वाली कंपनी है, मान लो 1,000 करोड़ वाली कंपनी, उसके लाख रुपए की पेनल्टी लगी, अमाउंट तो ज्यादा नहीं है, पर बताओ पेनल्टी ऐसी नेचर की आइटम है कि नहीं है कि यूजर्स को पता लगना चाहिए कि पेनल्टी लगी है, इसलिए उसको अलग से बताओ। यानी कई बार कोई आइटम ऐसी हो सकती है जो अमाउंट की वजह से मटेरियल नहीं है पर उसकी नेचर की वजह से मटेरियल है। तो बस ये वाले पॉइंट्स हैं, आप एक बार पढ़ लेना।
फिर ना ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ध्यान रखना, सुनना ये टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कहे जाएंगे कि अच्छी क्वालिटी के हैं। आई रिपीट, एफएस की कब लोग प्रशंसा करेंगे, हेडिंग का मतलब ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफएस। ये जो है ना, ये 4, इन 4 को प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। मेन शॉर्ट था इसका RRCU। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन लिखना आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वैसे 4 लिख के आने, RRCU, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। इनका मतलब क्या है वो सुनो। एफएस कब कहे जाएंगे अच्छे हैं, जब उसमें सारी रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी। रिलायबल मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सर गलतियां तो नहीं है पर फालतू की चीजें बहुत हैं, तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो ये 2 R हो गए। बताओ कंपेरेबल कब होगी इंफॉर्मेशन, अगर आपने हर साल मेथड्स, पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो करे होंगे, हर साल आप चीजें बदल देते हो, कंपेरेबल कैसे रहेगी चीज। तो कंपेरेबिलिटी भी जरूरी है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी तो सिंपल है ना, कि भाई जो सामने जो लिख के दे रहे हो वो समझ तो आए। हमारे आंसर्स की तरह नहीं ना होना चाहिए, ना हमें पता क्या लिख रहे हैं, ना एग्जामिनर को पता क्या लिख रहे हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। अच्छा इनमें हैं और भी, पर इसमें से ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म तो शुरू में एसेट के मीनिंग में ही कर लेते हैं हम, कि भाई कल लीगल फॉर्म नहीं देखनी होती अकाउंटिंग करते हुए, आपने रियलिटी में भी जाना होता है कि रियलिटी क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही था कि आपने बिल्डिंग बेच दी, लेकिन अभी कागजों में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है लीगली, लेकिन सामने वाले को आपने सारा वो दे दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो बोलो कागजों के हिसाब से तो अभी भी सेलर के नाम पे बोल रही है बिल्डिंग, लेकिन रियलिटी के हिसाब से बिल्डिंग किसके नाम पे, किसकी दिखनी चाहिए, बायर। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है कि भाई रियलिटी देखो, ना कि सिर्फ कागजी। बाकी तो देखो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, तो मैं चाहूंगा कि जहां ये चैप्टर आपके डिटेल में है वहां से आप अपने आप पढ़ लेना। और ये चैप्टर अगर मैं बोलूं तो कौन सा आपका पूरा हो गया बता दूं, ये वाला जो आपका है यूनिट नंबर 2, चैप्टर 1 यूनिट 2। चैप्टर 1 यूनिट 2 कहां है, अरे वो तो ठीक है मैं ढूंढ रहा हूं, ये रहा, ठीक है, पेज नंबर 48। ये सारा मैं चाहूंगा बस कन्वेंशंस एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। प्रिंसिपल और कन्वेंशंस में क्या फर्क होता है। जो ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये तो फंडामेंटल्स हो गए, यूनिवर्सली मानते हैं लोग, लेकिन जो कन्वेंशंस होती है ना, ये एरिया टू एरिया थोड़ी वेरी कर सकती हैं। जैसे इंडिया की कन्वेंशंस मे बी सिंगापुर की कन्वेंशंस से अलग हो, जिसे आप लॉ में बोलते थे कस्टम्स एंड यूजेस, वैसे ही यहाँ पे क्या बोल देते हैं, कन्वेंशंस। बाकी तो देखो मेरे हिसाब से आप ये जीसीए और बाकी के सारे प्रिंसिपल और अंत में जाके ये वाला टॉपिक क्या नाम है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी तरफ से ये सारा पूरा हो गया। जैसे आप घर से कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर करके आए हो आज, वैसे ही मैं कह रहा हूँ इसको भी जाके रिवाइज कर दो, डाउट्स पूछो। इसमें बस एक चीज मेरे को अभी नजर आई है, मैं इतनी तेज जब ढूंढता हूँ तो भी मुझे कुछ दिख जाता है कि हाँ ये मैं बता देता हूँ बच्चों को, ये वाली चीज ठीक है। सुनो, जहां पे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल दे रखा है ना, वहां मैंने 4 बेस और बता रखे हैं, 4 क्या 3 और बता रखे हैं, चौथा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही है। इसको ना हिस्टोरिकल कॉस्ट को वर्सेस करवाया हुआ है कुछ और बेसिस से। देखो एक तरीका क्या है रिकॉर्ड करने का, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक तरीका क्या है करंट कॉस्ट, जो मेरे पीछे यहाँ पे यहाँ जो एसी लगा हुआ है, एक तो ये है जितने में खरीदा था उतने का दिखाऊं, एक है आज नया कितने का मिल रहा है, ये होता है करंट कॉस्ट। ये बेस में हम फॉलो नहीं करते ज्यादा, पता है क्यों, 2 साल 3 साल पुराना एसी है, पता नहीं नया मॉडल ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत आती है। तो करंट कॉस्ट भी हम फॉलो नहीं करते। फिर और सुनो, रियलाइजेबल वैल्यू बेस, ये क्या बोलता है, ये एसी बिकेगा कितने का आज मार्केट में, उतने का दिखा दो। ये तो मैंने कल ही बताया था, गोइंग कंसर्न चलता है, एसेट बेचना है नहीं ये वाला, तो मैं क्यों इसको रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आऊं, स्टॉक वगैरह को लेके आता था रियलाइजेबल वैल्यू पे, इसको क्यों लेकर आऊं। और तीसरा वो तो और खतरनाक है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू तो आपका सारा मैथ्स है, जो आप वो पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी सीखते हो ना वहां कि फ्यूचर की वैल्यू की आज की वैल्यू कितनी, ये बेस कुछ वो बोलता है कि इस एसी से पूछो कितना कितना बेनिफिट मिलेगा तेरे को हर साल यूज करने पे, उस बेनिफिट को आज की डेट पे डिस्काउंटिंग कर दो और उतने पे दिखा दो। हम कहते हैं रहने दे भैया, हमारे लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट ठीक है। जिसने ध्यान से बातें सुनी ना, उसका आधा चैप्टर वो भी कवर हो गया, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन करा है, थ्योरी का चैप्टर है इस बुक में ही, अकाउंटिंग एज अ, उसमें यही सब बता रखा है। खैर कोई बात नहीं, उसको अलग से देखेंगे।
हालांकि एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई होप यहां तक की बातें आपको मेरी समझ में आ गई हैं। अब हम एक काम करते हैं, सीधा नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए यूनिट है ये वाला, प्रोविजंस सीएल एंड सीए। आई रिपीट, प्रोविजंस सीएल एंड सीए। सीएल बोले दो और सीए बोले दो कंटीजेंट एसेट्स। अकेला एसेट्स नहीं है भाई, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स है, तो कंटीजेंट साथ में लगाना। अच्छा, इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, पहले मैंने प्रोविजंस के बारे में ना दो बातें बता रखी हैं यहाँ कि जनरल ना प्रोविजन दो तरह की होती हैं। कुछ प्रोविजंस एसेट्स पे बनती हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर एसेट के और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या प्रोविजन फॉर अमोर्टाइजेशन, इस तरह की ये एसेट्स वाली हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कुछ दो तीन। हाँ, डेप्रिसिएशन बोल दिया मैंने, आप सो जाते हो, फास्ट ट्रैक में भी स्लो चल रहे हो आप, क्या है ये आदमी। आगे दूसरी प्रोविजंस हैं लायबिलिटीज के नेचर की। किसके नेचर की बताओ? बैलेंस शीट में जब आप दिखाते थे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, क्या ये किसी एसेट में से माइनस करके शो करते थे या लायबिलिटी साइड दिखाते थे? प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस लायबिलिटी साइड। कई तो सोच रहे हैं ये कभी दिखाया भी हमने? थोड़ा साथ साथ सोचो। देखो जो ये वाली चीजें ना, ये जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये याद करो डेटर्स में से माइनस होकर शो होती थी, ये वाली याद करो एसेट में से माइनस होकर शो होती थी। लेकिन जो नीचे आ रही है ना, आप दो नाम पढ़ के देखो, ये दोनों लायबिलिटी साइड नजर आती हैं। अब सुनना ध्यान से, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं ना बच्चों को, ये जो हमें डिफरेंस पढ़ना है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस जो पढ़ना है, सुनना, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये देखो अगला टॉपिक यही है, इनका डिफरेंस। आपने वो वाली प्रोविजन सोचनी है जो एज अ लायबिलिटी शो करते हो आप, उसको हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे बोलो? सीएल। यानी सबसे अच्छा एग्जांपल सुनना, बचपन से याद है ना आपको, ये एग्जांपल चिपकाया गया होगा सीएल के अंदर। बेटा केस चल रहा है, केस हार भी सकते हैं, केस जीत भी सकते हैं, अगर हार गए तो कंटीजेंट लायबिलिटी होगी आज की। पर आप देखो जो इंग्लिश में आपके सामने वर्ड लिखा रहा है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, वो भी तो यही है कि अगर केस हार गए तो लीगल डैमेजेस देने पड़ेंगे। आपने इसकी प्रोविजन भी बना ली, तो फिर सिर्फ पता कैसे लगे कि कब प्रोविजन बनानी है, कब सीएल दिखाना है, वो ये बताना है, कब प्रोविजन और कब सीएल। तो देखो एक बात सुनना ध्यान से, ये तीन कंडीशंस आप बाय हार्ट याद कर लेना। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करने से रोक नहीं सकती। अच्छा, इन दोनों में एक मेजर फर्क क्या है? प्रोविजन तो रिकॉर्ड होती है बुक्स के अंदर, जबकि सीएल आप रिकॉर्ड नहीं करते, उसे सिर्फ डिस्क्लोज करते हो नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां डिस्क्लोज करते हो? तो देखो सीएल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। लेकिन प्रोविजन तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करती है, रिकॉग्नाइज होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। अब यही चीज का अंतर समझना पड़ेगा कि आखिर इनमें पता कैसे लगता है कि कब हमने सीएल दिखानी है, कब हमने प्रोविजन बनानी है। दोबारा सुनो शब्द, कब हमने सीएल दिखानी है, कब हमने प्रोविजन बनानी है। उसका डिफरेंस आपको मिलेगा थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में कितने पॉइंट? 3। सुनो, केस चल रहा है, मित्रा तो केस चलता, अगर तो मित्रा ਨੂੰ ਇਹ लगता है कि ये केस आप हार जाएंगे, हले हारे नहीं, एक बात और सुन लो, जिस दिन केस हार गए और पैसे देने वाले खड़े ही हो गए, तब तो लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ये पता आप कब झूल रहे हो? केस चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया। बताओ, अगर तो आपका वकील कह रहा है सर जो कांड आपने करे हैं ना, रगड़े जाओगे आप, हारोगे, हारे नहीं अभी, इसे बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्या बोलते हैं? बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब होगी? जब मोर लाइकली है या लेस लाइकली? मोर लाइकली, हारने के चांस ज्यादा हैं तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। यानी प्रोविजन बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या है? आपकी लंका लगनी चाहिए, या बोलूं लंका लगने की संभावना ज्यादा हो। यह पहला पॉइंट है। लंका लगना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे। यहां पैसे आने की बात नहीं हो रही, पैसे जाने की बात हो रही। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है?
अच्छा ये ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अच्छा प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि आज की, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ना इन्होंने डिफाइन करा हुआ है, वो डिफाइन यही है, मोर लाइकली देन नॉट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? मोर लाइकली देन नॉट। अब सुनो, बताओ दूसरा, ये ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए क्या रिसोर्सेज देने पड़ेंगे आपको? यस। अब सोचो, वकील कह रहा है केस तो हारोगे सर लग रहा है, लेकिन शायद जज साहब आपको वार्निंग देके छोड़ दें, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। और तीसरा सबसे जरूरी, अगर आउटफ्लो हो रहा है आप उसे एस्टीमेट कर पाओ कि कितना का आउटफ्लो होएगा। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं बोलता हूं मुझे प्रोविजन बनानी है प्रोविजन, कांटे 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 थोड़ी लिख के आओगे वहां अमाउंट के अंदर, बैलेंस शीट में कांटे कांटे कांटे। बताओ अमाउंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसलिए थर्ड पॉइंट जरूरी है। थर्ड पॉइंट, नहीं तो बाद में बैलेंस शीट के टोटल में भी कांटे 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 ही आएंगे दोनों तरफ, और फिर कहोगे देखो मैच होगी, दोनों तरफ कांटे 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 पड़ेंगे आपके चांटे, फिर लगाना पड़ेगा फास्ट ट्रैक। समझ रहे हो प्रॉब्लम? अमाउंट चाहिए। बोलो तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? चेक करो। अबे तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? तीन में से एक भी पिट गया प्रोविजन नहीं बन सकती। बोलो। और राइट साइड पे चेक करो, सीएल कब बनती है? सर हारने के चांस ज्यादा हैं। सर ये तो सेम है, हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पर बाकी दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। या फिर ऑब्लिगेशन ही पॉसिबल है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? लेस लाइकली। वकील कह रहा है यार तुम खाओ पियो ऐश करो, हारते नहीं, मैं हूं ना, हार के कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल दूंगा। तो या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पर बाकी शर्तें पूरी नहीं हो रही। तो मेरे हिसाब से देखो, प्रोविजन के एग्जांपल ये सारे आपको आते हैं मोस्टली, और ये वाले सीएल के एग्जांपल सुन लो। सुनना, कोई ना थर्ड पार्टी है, उसको ना लोन चाहिए था, और आप बैठ के उसकी गारंटी दे रहे हो कि अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं दे दूंगा। आप मेरे को बताओ, जिसकी गारंटी, जिसकी सौं छुक रहे हो आप, यदि सौं चक रहे हो, नॉर्मली क्या मानोगे? वो पैसे दे देगा या नहीं देगा? दे देगा। लेकिन अगर उसने ना दिए फिर आपको देना पड़ेगा। बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पॉसिबल? सीएल। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है? आपके पास ना एक बीआर आया था, बीआर, बिल रिसीवेबल, आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बताओ आपने तो पैसे ले लिए, कल को बैंक को भी तो पैसे मिलने चाहिए। बताओ ये पैसे बैंक को किससे मिलेंगे? एक्सेप्टर, ड्रॉई जिसे आप बोलते हैं, ड्रॉई। आप तो ड्रॉर हो गए ना, आपने बिल डिस्काउंट करवाया है, आपका बीआर था, जिसने ड्रॉ, जिस पे ड्रॉ हुआ होगा वो पैसे देगा। अगर उसने ना दिए फिर बैंक आपकी गर्दन पकड़ेगा, हाँ कि ना? बताओ पहली गर्दन बैंक आपकी पकड़ लेगा या सेकेंडरी? सेकेंडरी हो ना आप तो बोलो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पॉसिबल? सीएल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो यस और नो। जो बच्चे घर से लेक्चर लगा रहे हो, खासकर रिकॉर्डेड, मैं पहली 1.5 पे बोल रहा हूं, ये बताना जरूरी है। आजकल बच्चे 1.52 से नीचे बातें नहीं करते। मैं पहली 1.5x पे बोल रहा हूं यार, बोलना पड़ेगा। सिलेबस जितना स्पीड की बात कर रहा हूं उससे कम तो महीना है। 1.5 मंथ भी कहां है अपने पास रिवाइज करने के लिए? तो थोड़ा सा अपना, फिर बाद में ना कहना सर ने बड़ी तेज तेज पढ़ा दिया। अबे तूने तो 2x पे देखा है। बोलो क्लियर है? हाँ कि ना? थर्ड क्या है? कलेशी हो आप, डिस्प्यूट कर रखे। देखो कलेशी, कलेशी मतलब किसी ने पैसे लेने हैं आपसे, आपने क्लेश कर रखा है कि मैं नहीं देता। क्यों? मे भी आपको क्वालिटी वाला सामान नहीं मिला, मे भी आपकी आदत है, मे भी आपका नेचर है कलेशी, और केस चल रहा है। अब केस आपने ठोक रखा है मैं नहीं देता पैसे। अब बताओ, बच्चा बड़ा खुश है केस के नाम पे, कहता बड़ा मजा आया। आप एक बात सुनो ध्यान से, अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाए ना कि डिस्प्यूट में पैसा है, तो आप ये मान के चलना अगर मैंने क्लेश कर रखा है तो मेरी कोई देने की इंटेंशन नहीं है, मेरा पलड़ा भारी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बताओ ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पॉसिबल? पॉसिबल मान के चलना, शायद जीत जाओगे, हारने के चांस कम है तो सीएल। पर सुनो, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया ना कि तुमने क्लेश तो कर रखा है पर लगता नहीं जीतोगे, फिर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जाएगी, फिर वो प्रोविजन बन सकती है। हाँ, जिस दिन ये फैसला आ गया कि आप हार गए, पैसे दो, उस दिन प्रोविजन सीएल की बात नहीं होती, उस दिन तो लायबिलिटी बनाओ उसे एक्चुअल।
क्लियर? डाउट? ओके। अच्छा, एक रिमेंबर लिखा मैंने आपके लिए छोटा सा। अगर कभी ऐसा होता है कि मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर रिसोर्सेज का आउटफ्लो होने का चांस बहुत ही रिमोट है, रिमोट मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, जैसे मैंने कहा था शायद जज वार्निंग देके छोड़ दे, तो भाई ना प्रोविजन बनाओ ना सीएल दिखाओ, क्योंकि कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट ही नहीं है। आप कौन से स्टेटमेंट बना रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का चांस ही बिल्कुल ना मात्र है, इग्नोर इट। ये रिमेंबर की डब्बी में लिखा हुआ है, पढ़िए। और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कंटिंजेंट एसेट्स। ये साहब कंटिंजेंट एसेट्स। सोचो हर बार ये क्यों सोचते हैं केस चल रहा है हम पे, कभी केस करा भी तो सकता है हमने, कि हमने किसी पे केस कर रखा है, शायद हम जीत जाएं और पैसे मिल जाएं। बोलो, जैसे ही केस कर दिया एक एसेट रिकॉर्ड कर लूं कि ये पैसे आएंगे, ये पैसे आएंगे, या ना रिकॉर्ड करूं? ना, कंजर्वेटिज्म की धज्जियां उड़ा दोगे आज के लेक्चर में ही। आज ही तो करा है। कंजर्वेटिज्म ये मना करता है भाई, काय का सीए लगा रखा है कंटिंजेंट एसेट। एसेट तभी रिकॉर्ड होएगा जब पक्का हो जाएगा। हाँ, तब तक अगर आपके अंदर से ना एक कीड़ा उछल रहा है कि नहीं मैंने बताना तो है लोगों को, तो इस कीड़े को आप शांत कर सकते हो। रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में जाके डिस्क्लोज कर दो। अब सर ये क्या होती है रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी? अप्रूविंग अथॉरिटी ना कंपनीज के केस में अकाउंट्स कौन अप्रूव करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि मैनेजमेंट। उनकी एक रिपोर्ट बनती है, बोर्ड रिपोर्ट, वहां जाके बता दो, एफएस में ना बताओ। तो ये वर्ड है कंटिंजेंट एसेट। हाँ, जिस दिन ये तय हो गया कि केस जीत गए पैसे मिलेंगे, उस दिन तो एसेट ही रिकॉर्ड कर देना। उस दिन तो सर आपने तो कहा था चैप्टर खत्म हो गया। हाँ सही कह रहा था, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा डाल रखा है, प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस। ये भी एक बार सुन लो जल्दी से फटाफट से, ठीक है? थोड़ा सा ये पेज भी करा देता हूं। प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ना ये फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है वैसे बुक में, आईसीआई ने। मेरे यहाँ पे महफिल लगी थी ना प्रोविजन की, तो मैंने यहाँ पे रिजर्व के साथ भी इसको डिस्टिंग्विश कर दिया। मैंने कहा ये महफिल भी साथ में लगा लो, ठीक है? अब सुनो, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ जब भी कोई डिफरेंस पढ़ते हो ना, पहले उनमें सिमिलैरिटी सोचा करो। जैसे इधर भी देखो, मैंने पहले आपको सिमिलैरिटी बताई थी कि यार केस चल रहा है, उसकी प्रोविजन भी बन जाती है, सीएल भी बन जाता है, ये क्या है? वैसे ही प्रोविजन और रिजर्व में सुनो सबसे मेन चीज क्या कॉमन है, पहले फिर डिफरेंस बताऊंगा। रिजर्व का मतलब क्या होता है? पैसा रिटेन कर लेना। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? पैसा रिटेन कर लेना। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, दोनों से पैसा रिटेन होता है। सर हमें तो समझ नहीं आए, वही तो समझाने आया हूं। सुनो ध्यान से, सपोज आपने पी एंड एल में जाके प्रोविजन क्रिएट कर ली, प्रोविजन फॉर डेप्ट। प्रोविजन फॉर डेप्ट बोलो, इसी तरह दिखेगी ना प्रोविजन फॉर डेप्ट, पी एंड एल में खर्चे साइड। बोलो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नेट प्रॉफिट कम होएगा नहीं होएगा? हाँ कि ना? प्रोविजन बनाने से अगर नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कम होएगा उसके अंदर, शेयर होल्डर्स के अंदर या ओनर्स के अंदर, यानी पैसा आपके बिजनेस में रिटेन हो जाता है। पैसा जाता बाहर कोई नहीं है, पर रिटेन हो जाता है। बस फर्क बताऊं, मेन फर्क क्या है प्रोविजन और रिजर्व में? रिजर्व पहले प्रॉफिट निकलते हैं सारे पी एंड एल में से, उसके बाद रिजर्व में जाता है अगर जाना है, जबकि प्रोविजन पहले ही बन जाती है रिजर्व बनने से पहले। इसे पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेयरएज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ये डिफरेंस कितना नंबर है? सेकंड नंबर डिफरेंस देखो, मेन प्रोविजन और रिजर्व में यह अंतर है। और इसी को अगर मैं और समझाऊं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हो ना हो चार्ज तो होएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मेरे इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा होता पहले ही, क्या फिर भी मैं प्रोविजन फॉर डेप्ट लगाता या उसे छोड़ देता? फिर भी लगाता, लेकिन रिजर्व थोड़ी बनता है लॉस में से। रिजर्व थोड़ी बनता है लॉस में से, ठीक है? तो मेन मैंने आपको अंतर बता दिया, ठीक है? प्रोविजन का पैसा आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रॉफिट ही कम कर लिया अपना, लेकिन रिजर्व अगर खासकर जनरल रिजर्व है, आप उसको यूज कर सकते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड। बाकी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। और रेवेन्यू रिजर्व कैप्ट, और एक वर्ड थोड़ा छोटा सा और है, रिजर्व फंड। देखो
समझिएगा, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इस साइड एसेट आ रहे हैं, इस साइड लाइबिलिटी आ रही है, और लाइबिलिटी में एक मेरा वर्ड आता है रिजर्व्स। मान लेते हैं 10 लाख के रिजर्व पड़े हैं लाइबिलिटी साइड। मेरे को एक बात हो, जो रिजर्व मैंने रखे हुए हैं अपनी बैलेंस शीट में, भाई रिजर्व्स का कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट इधर एसेट्स में भी तो आ रहा होगा। लाइबिलिटी और एसेट बराबर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिजर्व बनाए प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कहां से आए होंगे? सेल ऑफ गुड्स। सेल का पैसा इधर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? हाँ के ना? बताओ, सेल करने पे जो पैसा आ रहा होगा वो बैलेंस शीट में आ रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? एसेट साइड। अब प्रॉब्लम सोचो क्या आती है, जब रिजर्व, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल सिंपल रखता हूं, मान लो इधर रिजर्व पड़े हैं और इधर मेरा बैंक बैलेंस पड़ा है 10 लाख का। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो बैंक बैलेंस है ये तो मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूं, खुला शेयर है, जहां मर्जी छोड़ दूं, फिर रिजर्व बनाने का फायदा क्या हुआ? इसलिए सियाने लोग पता क्या बोलते हैं, कल्ला रिजर्व ना बनाओ, जो रिजर्व का पैसा है ना उसे बाहर इन्वेस्ट कर दो। सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स लेके रख लो, डिबेंचर लेके रख लो, थोड़ा बहुत ब्याज तो आता रहेगा, साथ में पैसा सिक्योर्ड है। बताओ, जैसे ही मैं ये बैंक को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करूंगा, यहां इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आपको पता है रिजर्व का नाम उस टाइम क्या हो जाता है? रिजर्व फंड। बस ये पॉइंट है। यानी अगर बैलेंस शीट में रिजर्व फंड आ रहा है, इट मींस कि हमने रिजर्व के पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर रखा है। बस ये पॉइंट है। बाकी सीक्रेट रिजर्व पढ़ना हुआ एक बार आप पढ़ लेना, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो हमारे पास ना अगला जो टॉपिक है वो सीधा मास्टर डायग्राम है। मैं इसको फटाफट बता देता हूं, क्योंकि मेन तो देखो आपको पता है ये सारा हमारा काउंटिंग साइकिल है, ये चैप्टर अलग से पूरा है फाइनल काउंट्स का, पर इसको हम थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि ये पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि बेस आपको अच्छा बनाना पड़ेगा अगर आप इंटर और फाइनल में मार नहीं खाना चाहते। तो हम उतना टाइम लगाएंगे जो थोड़ा पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा बहुत मैं बेस के लिए भी करवा दूंगा, ताकि अगर किसी का भी बेस थोड़ा बहुत वीक है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक। तो देखो यहां जो चैप्टर है ना, ये वाला जर्नल, इसके लिए पहली बार अकाउंट्स में जरूरत पड़ती है डेबिट और क्रेडिट की। और डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए हमें चाहिए होते हैं रूल्स। तो एक बार ना मैं रूल बता रहा हूं फटाफट, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। कौन सी अप्रोच? मॉडर्न। हम यही फॉलो करते हैं ज्यादा, लिखवाई भी होगी आपको कि अगर एसेट या खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, और अगर ये कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, और अगर ये नीचे वाले बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर कम हो रहे हैं तो डेबिट। कौन कौन से अकाउंट है बोलो? एसेट और खर्चों का सेम रूल है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का सेम रूल है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब जर्नल कर रहे हो ना फाउंडेशन लेवल पे, ये मान के करो कि हमने हर एंट्री रूल के साथ करनी है। जितना रूल के साथ एंट्री करोगे इंटर और फाइनल में सुखाले रहोगे, वरना आगे जाके दिक्कत आती है बच्चों को। अकाउंट्स का फिर फोबिया ही बना रहता है बच्चे को कि अकाउंट्स नहीं आता, और पीछा छोड़ना नहीं अकाउंट्स ने, ठीक। अब सुनो, है तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच भी वही रियल पर्सनल नॉमिनल वाली, पर ये आपने खुद से करनी हुई कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट में एक बार बता देता हूं मैं ना, वैसे बिल्कुल ही शॉर्ट में मैं एक तरीके से बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। वैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, यहां मैंने लिख दिया रियल, यहां मैंने लिख दिया पर्सनल, और यहां मैंने लिख दिया नॉमिनल, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया एसेट्स, यहां मैंने लिख दिया एक्सपेंस, यहां मैंने लिख दिया लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। लेफ्ट साइड पे रख ली ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट साइड पे रख ली मॉडर्न अप्रोच। कलर कॉम्बिनेशन पर आता हूं इसको मैं, सुनना ध्यान से, बस कलर मुझे हाइलाइटर थोड़े ज्यादा चाहिए, पर पहले कलर रखते हैं येलो। मैं ना एक काम कर रहा हूं, पर्सनल अकाउंट को येलो कोड दे रहा हूं, पर्सनल अकाउंट्स। इसे मैं कह रहा हूं, मैं ना पढ़ा रहा हूं ट्रेडिशनल अप्रोच विद द तड़का ऑफ मॉडर्न अप्रोच। एक काम करो, राइट साइड पे मेरे को बताओ पर्सनल अकाउंट में क्या क्या फिट होएगा। अगर राइट साइड से पूछो, राइट साइड पर्सनल अकाउंट में क्या क्या फिट होएगा, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। बिल्कुल सही, लायबिलिटीज, सभी लायबिलिटीज पर्सनल नेचर की होती हैं, कैपिटल भी पर्सनल में जाएगा, बिल्कुल सही। और कुछ? हैं जी, सम एसेट्स, उस पे आते हैं बाद में, पहले पर्सनल की कोडिंग पूरी होगी, बताओ। यस, अच्छा, नॉमिनल की भी कोडिंग कर देते हैं।
नॉमिनल पे हम लोग क्या लेकर जाएंगे, एक्सपेंसेस, बोलो चलेगा, और रेवेन्यू, यानी जितने भी रेवेन्यू और खर्चे के अकाउंट हैं वो सब नॉमिनल हैं, डन। अब रह गया सिर्फ रियल अकाउंट्स और उधर एसेट्स, पर इसके लिए ना एक काम करते हैं, पहले तो मैं एक कलर और उठाता हूं यहां से हाइलाइटर का, एक सेकेंड, हाँ ये कलर हम कर लेते हैं पर्पल। बोलो रियल अकाउंट्स को मैंने दे दिया पर्पल कलर, या जो भी ये मेजेंटा जो भी है, ठीक है, ज्यादा कोई बाद में आके डाउट नहीं पूछेगा सर ये पर्पल नहीं है, तुम्हारी ऐसी कितनी ऐसी डाउट की। राइट साइड पे बोलो, बोलो एसेट्स को भी पर्पल कर दूं, हाफ हाफ मींस मोर देन 80% तो यस है, मैक्सिमम एसेट बिल्डिंग, एसी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, व्हीकल, लैपटॉप, स्पीकर, प्रोजेक्टर, वाटर कूलर, जनरेटर, दीज ऑल आर रियल अकाउंट्स। एक अभी ध्यान से, इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा टेढ़ा भी तो पूछूंगा, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, दे आर ऑल्सो रियल, ध्यान रखना, ये पर्सनल नहीं होते, है तो एसेट ही आपका, किसी पर्सन को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट भी रियल अकाउंट है। अगला सुनो, संभालना इसको भी, वैसे उम्मीद है सही आंसर दोगे आप। स्टॉक, बच्चे संभल संभल के चलते हुए, बोलो ये भी रियल, बोलो यस ये भी रियल है। अबे ये तो रियल ही है, इसमें क्या इतना सोच रहे हो, हर चीज थोड़ी टेढ़ी पूछूंगा। अब पूछूंगा बैंक एफडी, ये पर्सनल में ले जाता है आईसीआई। बैंक बैलेंस वैसे रियल में आ सकता है, बैंक बैलेंस ये रियल में आ सकता है। अच्छा कुछ एसेट जो पर रियल में नहीं आता वो बताओ, कुछ एसेट्स जो रियल में नहीं आते, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये दो मेन है, प्रीपेड, एक्रूड या सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी को दे दिया, ये सब पर्सनल में जाता है। ये सब कहां जाता है, पर्सनल। तो पर्सनल को ना मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इसको भी ये कर देता हूं, क्योंकि कुछ एसेट पर्सनल में आ गए ना, बस टॉपिक खत्म। अब सारा रट्टा थोड़ी मारना है, बेसिक बेसिक आपको मैंने रिव्यू करवा दिया। बोलो क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ रियल का रूल क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिकॉज हम तो ये वाले लगाएंगे, हम तो तांती साहब आगे थे बीच में। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है राइट साइड, हाँ कि ना? अब बताओ राइट साइड वाले रूल्स के हिसाब से हमारे पास ना, अच्छा एक छोटी सी बात और, परचेज और सेल अकाउंट का क्या? तो आप ये वाला व्यू याद रखना सेकंड, कि ये दोनों ही ट्रेडिंग में क्लोज होते हैं ना, तो दे विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनल, दे विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनल। अब सुनो, इसके आगे तो ना जब मैंने आपको क्लास में करवाया था वो तो मैंने काफी इन डेप्थ करवाया था, पर थोड़ा सा यहां पे फास्ट चलते हुए ना, ये वाले रूल लगाते हुए आपको मैंने ना पूरी मास्टर डायग्राम क्लियर की थी, ये याद करो। हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के ना जर्नल, लेजर, टीवी, वो सब चीजें सोचते थे, याद आया? तो उसके लिए ना आपके पास मेन नोट्स में ना, जहां एक सेकेंड एक चीज ना मैं देखूं, अगर मेरे पास नहीं, इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं इसी में ही खोल लेता हूं एक बार। ये वाला टॉपिक इधर, इसमें ना ये वाले क्वेश्चन थे, जो इसके क्वेश्चन ऊपर दे रखे हैं आपको बुक के अंदर, और ये मैंने कहा था हर पॉइंट के साथ ना रूल सोचना। बताओ पहली एंट्री क्या होती थी? कैपिटल से कैश से बिजनेस शुरू किया है, तो बोलो कैश नाम का क्या बड़ा? कैश नाम का एसेट बड़ा, कैपिटल नाम की सी बड़ी। याद है ऐसे करके करा था हमने सारा? डू यू रिमेंबर वाली बात है आप में कोई? याद आया कुछ? बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था, ये वही है, ये आगे भी शरारत करता रहेगा अगर आप ठीक से नहीं समझोगे। पेपर में बदतमीजो ये लिख के मत आना साथ में, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो देखते हैं कितना की याद है आपको, लेट्स सी। पहली एंट्री तो याद आ गई, एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, और उधर से कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो गई। दूसरे ट्रांजैक्शन में तो क्या होता? गुड्स खरीदे हमने, गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। बोलो एक तो कैश गया तो एसेट गिर गया, बताओ परचेज पे रूल क्या लिखते थे हम, एसेट या एक्सपेंस?
अभी तो हमने बात की थी कि सर परचेज का अकाउंट ना एसेट का अकाउंट नहीं है, ये एक्सपेंस, क्योंकि ये ट्रेडिंग में क्लोज हो जाता है। और मैंने ना एक चीज यहां पे सिखाने का प्रयास किया था आपको, समझना क्या, जब भी आप कोई एंट्री लिखते हो सिर्फ एंट्री याद मत करो, ये सोचो उसके अकाउंट में क्या होगा, उसका बैलेंस क्या आएगा, वो बैलेंस ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां जाएगा। और याद है आपको मैंने चीज सिखाई थी, जो बैलेंस शीट इस प्रोसेस से बन के आएगी और जो बैलेंस शीट इस इक्वेशन में बन के आती है, ये एब्सोल्युटली सेम होती है। याद आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा। ये जो एंट्री अभी सामने आपको दिख रही है ना, इस पे पूरा आधा लेक्चर लगा हुआ है, पूरा आधा। कितना? आधा लेक्चर मेन बैच का। तो मैं प्रयास करूंगा 5-7 मिनट में इसको फटाफट रिवाइज करा दूं कि हमने इसको कैसे सोचा था। हालांकि बुक में आपके लिखा होगा, यहाँ पे तो हाँ लिखा ही हुआ है, वो आपको रिटर्न नहीं दिया था मैंने, ठीक है। तो अब सुनो, ये कितना नंबर पेज है आपकी बुक का? 107। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं ये हमने कैसे सोचा था। इसके आगे क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करके आने, जल्दी से देखना। मेरे को बताओ, परचेज का अकाउंट बनेगा कहां? जर्नल के बाद क्या बनता था? लेजर। लेजर में जाके परचेज अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कैश। ठीक है, ये आ गया परचेज में, आ गया टू कैश। आ गया नहीं आया बोलो? और कैश में बोलो बाय परचेज, पहली एंट्री में आया था कैश टू कैपिटल। आप देखो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होगी। अब लेजर को बैलेंस कैसे करते थे? अगर इसी पॉइंट पे बैलेंस करना हो, जो साइड बड़ी है वही बैलेंस होता था लेजर का, पर दिखाते कौन सी साइड थे? ऑपोजिट साइड। जल्दी चेक करो कैश अकाउंट में भारी साइड कौन सी है, चेक करो। डेबिट। बैलेंस कितना आ रहा है? 480। किस साइड आ रहा है? क्रेडिट। पर ये बैलेंस है कौन सा? डेबिट बैलेंस। याद आया? सिमिलरली बोलो परचेज की भारी साइड कौन सी है? परचेज की भारी साइड, जल्दी बोलो। डेबिट। तो ये भी डेबिट बैलेंस। तो आप देखो ये तीनों अकाउंट बना के ना टीबी आ गई समरी। ये टीबी बन के आया है, कैश का डेबिट बैलेंस, परचेज का डेबिट बैलेंस और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। अब याद करो, एक टीबी में खतरनाक नोट लिखवाया हुआ मैंने, अगर आपको याद है, कि टीबी की हर आइटम से बात करो तो कहां से आई है कहां को जाएगी, बस वही लगाना है, यही फंडे लगाने। कहां से आई है कहां को जाएगी, बस आगे गाना नहीं गाना पूरा, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, वो सब नहीं चाहिए। आईसीआई को चाहिए ये भी नहीं जो मैं बता रहा हूं, पर ये चाहिए इसलिए कि भैया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहां। वो आगे वाले गाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, कुछ और ही सॉल्व हो जाएगा। क्या आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अब सुनो, बात करो कैश काउंट से। बताओ ये कैश काउंट आपको क्या जवाब देगा? मैं एसेट हूं, रेवेन्यू हूं, एक्सपेंस हूं, लायबिलिटी हूं, क्या हूं? एसेट। ले जाना बैलेंस शीट में से। देखो बैलेंस शीट कहां बनाई है? ये बनाई हुई है बैलेंस शीट, ये देखो कैश तो आ गया बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये तो गया। अच्छा, कैपिटल क्या आंसर देगी? मैं तो कैपिटल हूं, लायबिलिटी, ये देखो ये भी बैलेंस शीट में एज इट इज आ गई लायबिलिटी। अब सारी चीज सिखानी है मैंने, रिवाइज करवानी है, सिखानी तो क्या? परचेज अकाउंट वाली। फटाफट सुनो, परचेज का डेबिट बैलेंस आ रहा है ईयर एंड पे। बताओ ये आइटम को आपने नेचर कह दिया था खर्चा, खर्चा है तो उसकी मृत्यु आएगी। बताओ मृत्यु कहां जाएगी? ट्रेडिंग काउंट। बोलो परचेज का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। खत्म कैसे करोगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करोगे? ट्रेडिंग। तो ये आ गई क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग टू परचेज। बोलो परचेज काउंट क्लोज। लेकिन अब एक प्रॉब्लम, सामान बिका तो है नहीं अभी। आपने से देखो अभी तक अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज आएगा ना, कितना? 20,000। और स्टॉक है नहीं, बोलो। ओ सॉरी, स्टॉक तो आएगा, मतलब अभी कुछ और लिखा नहीं हुआ, सेल है नहीं, कोई सेल है नहीं। एक बात बताओ, जो माल खरीदा आपने, ना बिका, ना स्टॉक में, ना जला, ये कैसे हो सकता है? या तो जल के राख हो जाए, या सेल हो जाए, या चोरी हो जाए बदतमीज। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो स्टॉक में पड़ा होना चाहिए। और आपको पता है हमेशा इसीलिए टीवी के नीचे क्या आ रही होती थी? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट में क्या नजर आ रहा होता है हमेशा ही? ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक। ये फिजिकली काउंटेड होता है। कहां से आता है? फिजिकल काउंटिंग।
और आपको पता है इसे आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है बाय एडजस्टिंग एंट्री। एक बात बता दूं, कई बार ना क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्री भी आ जाती है कि मुझे तो एडजस्टिंग एंट्री लिख के दो, बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी होती। बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी होती एडजस्टिंग एंट्री की। आप मेरे को बताओ इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग काउंट ज्यादा डेबिट हो गया ना, तो इसको क्रेडिट कर दो टू ट्रेडिंग, और मैं डेबिट किसको कर दूं? क्लोजिंग स्टॉक को एज एन एसेट। क्लोजिंग स्टॉक एज एन एसेट। जरा बताओ, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कर लिया, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और बताओ जो क्लोजिंग स्टॉक आपने डेबिट करा है, ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट। तो आप देखो इक्वेशन में भी यही हुआ था, चेक करो जो इक्वेशन ना रखी है, कैपिटल अनचेंज्ड, बोलो, इधर से कैश बढ़ा, सॉरी कैश गिर गया, स्टॉक बढ़ गया, सेम चीज हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस भी कर रही है। ये तो आखिरी क्लास तो बड़ी खतरनाक है यार, उठा के निकाल देंगे मेरे को, मुझे लग रहा है स्टेज के समेत ही उठा लेंगे मेरे को, ये हद ही होगी यार। फोन पे फोन भी आ रहे हैं, मैंने रिएक्ट नहीं करा, फोन नहीं उठाया तभी तो ये रिएक्शन आया है। आज के लिए इतना ही, होमवर्क सुन लो बदतमीजों, सुनो, एक तो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर रिवाइज करके आओ, तो बैठ जा बैठ जा, मेरे को बाहर निकाल रहे तेरे को नहीं। कंटिजेंट लायबिलिटीज रिवाइज करो, और जर्नल वाला भी ये करके आओ, आगे करके आना पड़ेगा देखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।